नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटों पर जो चुनाव शुरुआत में फीका दिख रहा था, वो अंतिम यानी चौथे चरण में आते आते रोचक होता चला गया। जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक आराम से जीती हुई बाजी मानी जा रही थी, वो कई सीटों पर संघर्ष में बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस बाजी में दांव मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी। इसकी शुरुआत नवंबर महीने में उसे विधानसभा के चुनावों में मिली प्रचंड जीत से हुई थी। सत्ता विरोधी लहर के दावों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदों से बड़ी जीत दर्ज की और उसी के साथ साथ उसने लोकसभा के चुनावों के लिए बिसात भी बिछानी शुरू कर दी थी। इसी क्रम में बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेताओं को संगठन में शामिल करने का दौर भी शुरू हो गया। विधायक से लेकर महापौर तक और कांग्रेस के उम्मीदवार तक एक एक कर कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते चले गए। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का है। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया ग्रुप में हर रोज सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भाजपा में एंट्री की तस्वीरें साझा की जाती रही हैं। इस काम के लिए संगठन ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में एक अलग प्रकोष्ठ भी बनाया। मिश्रा ने दावा भी किया था कि पूरे प्रदेश में 1 लाख से भी ज्यादा कांग्रेस के बड़े नेताओं और छोटे कार्यकर्ताओं ने उनके संगठन का दामन थामा है। ये क्रम नामांकन तक चलता रहा और इंदौर की सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम आखिरी बड़े नेता थे, जिन्होंने नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि को अपनी दावेदारी वापस ले ली और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब एक बार फिर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश में बीते 1 दशक में कांग्रेस के 35 विधायकों के दल बदल से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। एक बार तो सत्ता तक कांग्रेस के हाथ से चली गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दल बदल करने वाले 35 विधायकों में से 22 के गुमनामी में चले जाने का दावा किया। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सच्चाई सिर्फ यह है कि बीते 10 सालों में 35 कांग्रेसी विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, लेकिन उसमें से 22 नेताओं का सियासी सफर लगभग गुमनामी में चला गया। ज्यादातर नेता या तो चुनाव हार गए या फिर उन्हें टिकट ही नहीं मिला। इन 35 नेताओं में फिलहाल 9 ही विधायक हैं और उनमें से भी केवल 4 ही मंत्री पद तक पहुंच पाए। भाजपा पर आरोप लगाते हुए पटवारी ने कहा कि भाजपा भय और लालच के दम पर विपक्ष को खत्म करना चाहती है। डरे हुए कुछ मौकापरस्त मन बदल भी रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति जनता भी देख और समझ रही है। कभी मित्र, साथी, सहयोगी रहे ऐसे चेहरों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। ये दिली इच्छा भी है कि यदि वो राजनीति को जनसेवा का जरिया मानते हो तो ईश्वर उनकी मदद करें। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय जी, बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसे जी, जो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए, इसको लेकर अक्सर हमेशा सवाल उठते रहे, कांग्रेस भी कहते रहे कि इतने सारे जो कांग्रेसी जो नेता है वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो फिर बीजेपी के जो असली नेता उनका क्या होगा। इसको लेकर हम भी, मीडिया वाले भी सवाल उठाते रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती रही है तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा सवाल है कि जो नेता, कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए, क्या वो वाकई गुमनामी की दुनिया में खो गए? जी बिल्कुल। देखिए भागीरथ जी, ये सवाल तो लगातार उठ रहा है और खास करके इस बार चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस से नेता लगातार पलायन करते रहे हैं बीजेपी में, चाहे वो छोटे से कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो, बड़े नेता, आपने भी नाम लिया सुरेश पचौरी का, जिनका पूरा राजनीतिक कैरियर जो है केवल गांधी परिवार के कृपा पे टिका रहा। वो एक चुनाव नहीं जीते, वो लगातार केवल राज्यसभा के मेंबर रहे, तो लगभग 25 से 30 साल उनका कैरियर केवल गांधी परिवार के कारण रहा। वो मंत्री भी रहे केंद्र में, कोई भी चुनाव उन्होंने नहीं जीता। और ऐसा व्यक्ति अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जाता है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है, चाहे वो कांग्रेस भी सवाल उठाती है। अभी पिछले दिनों मुकेश नायक ने कहा कि सुरेश पचौरी जैसे जो नेता हैं वो डेड वेट हैं, जो एक भी चुनाव नहीं जीते। और प्रहलाद पटेल के मैं आपको बयान पे बताना चाहूंगी, जब उनसे एक बार पूछा गया था जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं का क्या, तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस से जो लोग
लोग आ रहे हैं वो गीला कचरा सूखा कचरा है। तो मतलब बीजेपी भी ये मान के चल रही है कि जो कांग्रेस से लोग आ रहे हैं ये केवल इस वक्त जो चुनाव है उसके लिए माहौल बनाने के लिए पूरा हो रहा है। हम लगातार इस बात करते आए हैं कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है। अमित शाह की स्ट्रैटेजी रही है कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, और कांग्रेस से अगर रोज या हर 2 दिन में कोई नेता अगर बीजेपी का दामन थामेगा, कमल को थामेगा, तो ये एक मैसेज जाएगा जनता के बीच में कि कांग्रेस में तो सब ठीक नहीं है। राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल उठेगा, जीतू पटवारी के लीडरशिप पे सवाल उठेगा। देखिए लगातार हम देखते हैं कि बीजेपी लगातार जीतू पटवारी के ऊपर कमेंट करती रहती है कि सबसे विफल अध्यक्ष हैं, जब से वो आए हैं लगातार कांग्रेस खाली होती जा रही। जब हमने जीतू पटवारी से ये सवाल किया कि बीजेपी आप पे ऐसा आरोप लगा रही, तो उनका कहना कि आप अभी रुकिए, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तब आप कहेंगे कि मैं सबसे सक्सेसफुल अध्यक्ष साबित हुआ हूं। तो उनका कॉन्फिडेंस अलग है, लेकिन बीजेपी एक परसेप्शन तो क्रिएट कर रही है। लोकसभा में जैसा युद्ध होता है वैसे ही राजनीति है, वैसे ही चुनाव है। आप परसेप्शन के दम पे कई सीट्स जीतते हैं। तो अमित शाह ने ये एक स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई कि जितने भी कांग्रेस के सबको तोड़ के आप बीजेपी में शामिल कर लीजिए और आप अपने अपोजिशन को जो है वो कमजोर करते जाइए। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है हमको इस क्रम में देखना चाहिए। बिल्कुल, वाकई, और इसका असर देखना होगा रिजल्ट में क्या होगा। लेकिन राजकुमार उपाध्याय जी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेताओं के जो बयान में थोड़ा विरोधाभास लग रहा है। पहले आप लोग ये कहते थे कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में चले गए तो बीजेपी के नेता निराश हैं, उनके कार्यकर्ता हताश हैं क्योंकि उनके बदले कांग्रेस के नेताओं को तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन अब आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो गुमनामी में चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बयानों में थोड़ा विरोधाभास जरूर है, लेकिन अगर गुमनामी की बात करें तो उसका असर कांग्रेस पार्टी में भी हुआ है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 20 सालों से कहीं ना कहीं सत्ता से दूर गुमनामी में है। बीच का 1.5 साल का अगर हम एक पीरियड छोड़ दे तो, और केंद्र में 10 सालों से गुमनामी में है, सत्ता से दूर। तो भले नेता आपके बड़े बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं, उनके साथ जो भी है वो गुमनामी में है या बिल्कुल में उनको मंत्री पद मिला है, उनको विधायक बने, सांसद बने, लेकिन इसका असर कांग्रेस पे तो होता है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भागीरथ जी, मुक्ता जी ने बहुत अच्छी तरीके से जनता को और हमारे जो मीडिया परिवार जो आज हमारा चैनल देख रहे होंगे उन सबको बहुत अच्छे से समझा दिया कि आना जाना, कहीं पे रहना नहीं रहना, इसका क्या फर्क जनता देखती है, क्या उनके मन में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिस पार्टी से वो जाते हैं उनके कार्यकर्ताओं के मन में उनका क्या भाव आता है और जहां पहुंचते हैं वहां क्या भाव रहता है, इन बातों का बहुत महत्व है। तो जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश में इसलिए लगातार बीजेपी भाजपा के नेता और केंद्र के नेता टारगेट कर रहे हैं क्योंकि 18 महीने की सरकार में प्रदेश कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने साथियों के साथ उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने जहां विधायकों को लेके गई थी या विधायक जहां पर उपस्थित थे वहां तक पहुंचने का मादा उनने रखा था और भारतीय जनता पार्टी के बिना डर भय दबाव के वो उस स्थान पर पहुंच गए थे और वहां तक पहुंच के अपने साथियों से चर्चा करने पर अग्रिम पंक्ति में उनकी अहम भूमिका रही थी। 18 महीने की जब गिरने वाली सरकार थी उस समय, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसा दबंग, ऐसा युवा नेतृत्व जो भीड़ में चला जाए, जनता के बीच में चले जाए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में चले जाए, तो इनको टारगेट बनाना है। तो ये आने जाने वाला जो रोज सोशल मीडिया पर डलता था, यही इसका भारतीय जनता पार्टी का एक क्रम था कि हम रोज एक ऐसा फोटो डालेंगे जिससे देश और प्रदेश में मैसेज जाएगा कि भगदड़ मच गई है। परंतु एक नेता के साथ हजारों कार्यकर्ताओं की बात करना अलग है, लाखों कार्यकर्ताओं की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन राजकुमार जी देखिए, आप अगर सिर्फ चुनाव से हट के अगर थोड़ा पीछे भी चले जाए, आप लोग की सरकार थी मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई विधायक गए, आप लोग की सरकार खत्म हो गई। उपचुनाव में फिर बीजेपी की जो विधायक थे, जो उनकी तरफ से लड़े थे, जो कांग्रेस के विधायक थे, वो जीत गए। वो तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है, आपकी पार्टी छोड़कर जाते हैं, इसका नुकसान कांग्रेस को होता है। हुआ है, कांग्रेस को तो पूरी सरकार ही चली गई। जिन पर तो से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने विश्वास किया, उन कार्यकर्ताओं ने उनके लिए लड़ाई लड़ी, तो उसका परिणाम उन्होंने क्या दिया ये जनता भी देख रही है। और जनता ने भी उनको उस समय भी नकारा, कुछ लोगों को उपचुनाव में गए जब भी, और उसके बाद तो लगातार उनको जो आज गुमनामी का दौर है वो भारतीय जनता पार्टी में गए हुए नेता बहुत धीरे धीरे, भागीरथ जी आप देखेंगे कि वो गुमनाम ही हो जाएंगे।
जो पहले ठीक है, भी लेकिन गए, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वहाँ कि पर शायद ये स्थिति नहीं। परिवर्तन थोड़ा प्रकृति का नियम है। अगर बीजेपी में भी ऐसे कई बड़े नेता हैं जो कभी किसी समय बड़े पोस्ट में थे, आज वो उस बड़े पोस्ट में नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर भले कांग्रेस से वो नेता आया हुआ है, मुझे लगता है कि उनकी काबिलियत के हिसाब से शायद उनको मौका मिलता है। क्योंकि हमने देखा है हेमंत बिस्वा शर्मा जो एक समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन असम में जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई और फिर मुख्यमंत्री बने, वैसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। ठीक है, लेकिन गुंजन जी देखिए, वाकई यहां पर एक सवाल तो जरूर उठता है कि अगर कांग्रेस से नेता आ रहे हैं बीजेपी में, तो बीजेपी के नेता हुआ क्या होगा। और ये कांग्रेस के नेता अक्सर आपके ऊपर आरोप लगाते रहे, लेकिन आज जीतू पटवारी जिस तरह से कह रहे हैं कि आपने उनको गुमनामी के अंधेरे में डाल दिया, वो गुमनाम हो गए, तो क्या वाकई एक स्ट्रेटेजी थी कि ठीक है कांग्रेस के नेताओं को लेकर आओ, कम से कम पार्टी में लेकर आ जाओ, फिर उनको जितना तवज्जो देना चाहिए, देना कि नहीं देना देखा जाएगा, लेकिन वाकई सिर्फ उनका इस्तेमाल किया गया। ये जीतू पटवारी जी से इस तरह की निराधार बातें आना बहुत स्वाभाविक है। जिसके अध्यक्ष बनते से ही पार्टी जिसकी पूर्ण रूप से बिखर गई हो और हाथ के पंजे की उंगली की तरह बट गई हो, 5 टुकड़े में जिसकी पार्टी पहुंच गई हो, उसका शायद यही स्तर होगा। और इसी तरीके की बयानबाजी उनसे आना बहुत स्वाभाविक है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर कभी भी व्यक्ति विशेष पे बात नहीं होती है, यहाँ पे विचारों पे बात होती है, यहाँ पर विचार सर्वोपरि है। और एक ही विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। जिस तरह आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा या इस बार लोकसभा चुनाव में देखा होगा, यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो या प्रदेश का वरिष्ठ मंत्री, सबको एक दायित्व दिया जाता है। वो अपने दायित्वों को पूरा करता है सामूहिकता के साथ, सेवा भाव के साथ, ईमानदारी के साथ, और एक ही लक्ष्य के साथ उतरता है, वो है जनता, जनता का हित, जनता की सेवा। यहाँ पे कोई कुर्सी सत्ता के लोभ में नहीं आता। ये संगठित पार्टी इसलिए नहीं कहलाती कि देश की सबसे संगठित पार्टी कोई कहलाती तो भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। सामूहिकता का कहीं परचम किसी ने लहराया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लहराया है। इनको इतनी तकलीफ क्यों है? इन्हें तकलीफ इसलिए है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह एक एक क्षेत्र में जाके दौरा कर ठीक है, रहे हैं, लेकिन मुंजा जी मेरा सवाल कुछ और था, मुझे लगता है आप कुछ और चलेगी। मेरा बस सवाल सिंपल से ये था कि जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए, क्या बीजेपी ने उनको सिर्फ इस्तेमाल किया? क्योंकि इसलिए जीतू पटवारी सवाल उठा रहे क्या वो गुमनामी में चले गए? एक ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं। मैंने उसी का जवाब दिया। समझने की बात है कि यहाँ पर व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं होती। एक विचारधारा के साथ सभी काम कर रहे हैं और उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह हमने विधानसभा में देखा, एक कार्यकर्ता को तीसरी पंक्ति में बैठे हुए को मुख्यमंत्री का दर्जा किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। यहाँ पे कौन किस पार्टी से आया है ये महत्व नहीं रखता है, सब अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। मुझे लगता है आपने विचारधारा की बात की। ठीक है मुक्ता जी, विचारधारा की अगर बात करें, बीजेपी में अगर आपको बड़ी पोस्ट में जाना है या अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलना है तो कहीं ना कहीं एक आरएसएस से भी खास उनका एक जुड़ाव होना चाहिए, और आरएसएस एक बहुत बड़ा उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या इसलिए कभी कभी समय दिया जाता है कि जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं ताकि वो बीजेपी के एक रीति रिवाज होते हैं उनको समझ ले, विचारधारा को पूरी आत्मसात कर लें, और कहीं ना कहीं जो एक जुड़ाव है आरएसएस के साथ या पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ, और उसमें जो स्टेबल हो पाता है, जो रुक पाता है, जो इन चीजों को समझ लेता है, वो आगे चले जाता है या फिर वो पीछे रह जाता है? सही भागीरथ जी, ठीक है गुंजन जी आऊंगा आपके पास। भारतीय जनता ठीक है पार्टी किसी को शामिल करती है, गुंजन जी आऊंगा आपके पास। मुक्ता जी ठीक है, देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। जब वो अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, आवाज मिक्स हो तो जाएगा, आपको ध्यान होगा कि कैसे कांग्रेस में उनका एक अलग ही ऑरा था, एक महाराज के रूप में उनको एड्रेस किया जाता था, क्योंकि कांग्रेस का वर्किंग कल्चर बहुत अलग है। और बीजेपी में वो जब से आए, आप देखिए उन्होंने किस तरह से अपने आप को ढाला बीजेपी में। हालांकि कांग्रेस वाले इसका मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि महाराज से वो भाई साहब हो गए, लेकिन आप देखिए उन्होंने कैसे चेंज को बिल्कुल अडेप्ट किया, अपने आप को अडेप्ट किया, और आज वो जिस तरह से बीजेपी के शैली में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, उसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गुजरात का दामाद बुलाते हैं, ग्वालियर में उनके घर पे आके डिनर करते हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा भी उनको उतना तवज्जो देते हैं। तो आप देखिए कि कैसे उस ऑरा का व्यक्ति सिंधिया, जो कि एक अलग उनका एक ऑरा है, अलग उनका एक महत्व है, जिस तरह से वो कांग्रेस में थे, लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो कैसे उन्होंने अपने आप को बीजेपी के अनुरूप ढाल लिया। तो देखिए ये एक अपने हर एक लीडर के ऊपर है जो
कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहा है, उसको तय करना है कि वो किस हिसाब से, क्योंकि दोनों पार्टी की वर्किंग कल्चर बिल्कुल अलग है। कांग्रेस में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बीजेपी बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चलती है, एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक हायरार्की है, बहुत सारी चीजें वहां पे फॉलो की जाती हैं जो कांग्रेस में नहीं की जाती। तो ये नेता के ऊपर है, जो नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहा है उसको तय करना है कि वो किस हिसाब से अपने आप को ढाले। जो मैंने जो एग्जांपल दिया सिंधिया जी का, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अडैप्ट किया तो उसका फायदा उन्हें ही मिला है। बिल्कुल। देखिए राजकुमार जी, ये तो बिल्कुल जगजाहिर है, अगर आप किसी दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो आपको इसके जो रीति रिवाज होते हैं, जो इसकी विचारधारा होती है, उसको थोड़ा आत्मसात करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, अगर आप जिसे देखें, सिंधिया के साथ जो भी विधायक गए थे उनको पूरा मौका मिला, उनको उपचुनाव में पूरा मौका दिया। अगर उसमें से अगर उपचुनाव में कुछ लोग हार गए और आगे चल के भी उनको मौका मिला, हार गए, तो मुझे लगता है कि ये कह देना कि बीजेपी उनको गुमनामी में धकेलती है, शायद पूरा मौका मिलता है जनता के बीच में, लेकिन उन चीजों को वो संभाल नहीं पाते हैं और इसके चलते शायद वो गुमनामी में चले जाते हैं। अगर वो कांग्रेस में रहते तो शायद हो सकता है कांग्रेस में भी गुमनामी में चले जाते वो। राजकुमार जी देखिए भागीरथ जी, गुमनामी में अगर कोई स्वार्थवश, लालचवश और भयवश जा रहा है या कोई लाभ के लिए कि हमें यहाँ पर ये मिल पाएगा या आप सत्ता सुख लेना है, इन सब चीजों को लेकर जब वो वहां पहुंचता है और जब वो प्राप्त नहीं होती है तो निश्चित रूप से उसको हम गुमनामी ही कहेंगे। क्योंकि कांग्रेस की जो शैली है वो बिल्कुल ऐसी है कि सबको वास्तव में यहाँ पर सबका साथ, सबको विश्वास लेके चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या है, अपनों का साथ, अपनों का विकास और अपनों का आपकी इस बात विश्वास। पर गुंजन जी मुस्कुरा रही हैं। गुंजन जी आऊंगा तो आप जवाब दे सकते हैं। अपनों का साथ, अपनों का विश्वास और अपनों का ही विकास करते हैं वो लोग। तो इस चीज पर ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ध्यान देती है। अब बाकी ये उनको सोचना पड़ेगा जो ठीक है, वहां गए लेकिन जिस हैं, तरह से आप कह रहे हैं, उनको बावजूद इसके आपके नेता बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, ये सवाल तो है ना। अगर इतने डगर पनघट चाहे, इतनी कठिन राह है बीजेपी में, तो भी आपके नेता बीजेपी में क्यों चले जाते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया भागीरथ जी की डर, दबाव और भयवश। आज कितने कार्यकर्ता जो 65,000 बूथों पे आज भी है। भारतीय जनता पार्टी 2009 से चिल्लाती आ रही है, बार बार बोल रही है कि पूरी कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, और वो तो भाजपा युक्त हो गया। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, अहमद शर्मा जी, तो भारतीय जनता पार्टी जिनको पानी कोस के दिन रात ट्विटर, फेसबुक और सभाओं में, पत्रकार वार्ताओं में जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, थकते नहीं थे उन लोगों। ठीक है, लेकिन राजकुमार जी आपको थोड़ा ये भी सोचना होगा कि वो नेता जो आपके एक बड़े नेता थे, अब वो आपकी पार्टी से निकल के बीजेपी में गए, उन्होंने और असम में पहली बार वहां पर जिस तरह से सरकार बनाने में मदद की और दूसरी बार उनको मौका मिला, वो खुद मुख्यमंत्री बने। तो यहां पर मुझे लगता है चीजों की थोड़ा गौर करने की बात है कि आखिर वो नेता जो सरकार बनाने में इतनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, कांग्रेस कैसे इस तरह के नेताओं को अपने पास से जाने देती है? सवाल तो इसमें वाकई उठता है। लेकिन गुंजन जी, उस वक्त आप मुस्कुरा रहे थे तो आप उसका भी जवाब दे सकते हैं कि मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है। लेकिन क्या यहां पर साम दाम दंड भेद के जरिए यहां पर बीजेपी एक रणनीति के तहत इस तरह की चीजों को करती है? भागीरथ जी, पहले तो मुझे ऐसा लगता है राजकुमार जी जो भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार और मंत्र है उसको दोहराने लगे, तो ऐसा ना हो राजकुमार जी भी बहुत जल्द तैयारी कर रहे हो कि अपना पक्ष बदलने की, क्योंकि वो पहले से ही मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का दोहराने लगे। और दूसरी बात भागीरथ जी, जो आपने कहा साम दंड भेद, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो साम दंड भेद है वो है कि यहाँ पर जनता की विकास की बात होती है, यहाँ पे राष्ट्र हित की बात होती है, यहाँ विकसित राष्ट्र की बात होती है, यहाँ राम राज्य की बात होती है। यहाँ ये कांग्रेस नहीं है जहाँ पे एक ही परिवार का सत्ता और कुर्सी के लोभ में छिंदवाड़ा में 45 वर्षों से टिकट एक ही परिवार में क्यों? ये जवाब दे राजकुमार जी। ये कौन सी राजनीति है? क्या कांग्रेस का और कोई कार्यकर्ता नहीं रहा जिसने छिंदवाड़ा के लिए काम किया हो? फिर क्यों वो टिकट कमलनाथ जी या उनकी पत्नी या उनके पुत्र के बीच अदला बदली होकर 45 वर्षों से? लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार जीतते जा रहा है तो उसको दोबारा टिकट मिलने में क्या हैरानी, क्या परेशानी है? मुझे याद है मोदी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं, भाई जो जीतेगा उम्मीदवार उसी को तो हम टिकट देंगे। 45 वर्ष का समय एक बहुत लंबा समय होता है। और फिर ये पूछते हैं, ये भूल गए शायद विधानसभा चुनाव में जिस तरह इनके कार्यकर्ताओं के साथ कुर्ताफाड़ राजनीति खेली गई थी दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने, जो जहां अपने कार्यकर्ताओं का इस तरह अनादर करेगा। जो आपने राधिका खेड़े जी का बयान सुना था कि मैं हिंदू
धर्म को और प्रभु श्री राम की मान्यता को मानती हूँ तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है। ये इनकी असलियत है। इनके नेता कार्यकर्ता बाहर निकल के ये बात बता रहे हैं कि उनके साथ उन्हें अपमान किया जाता है। स्वाति मालीवाल जी का आप उदाहरण देख लें। ये एक वरिष्ठ नेत्री जो सांसद है, अगर उसके साथ सीएम हाउस में दुर्व्यवहार हो सकता है तो आम कार्यकर्ता के साथ ये क्या करते होंगे। इनके जीतू पटवारी जी का बयान सुन ले। तेल लेने गई पार्टी, जिसका अध्यक्ष के लिए पार्टी तेल लेने चली जाती है तो वो कार्यकर्ताओं का क्या सम्मान करते होंगे, कार्यकर्ताओं के लिए क्या करते होंगे। ऐसे में ये सवाल हम पे उठाते हैं सामदंड भेद का। हमारा सामदंड भेद एक ही है, हम यहाँ जनता के हित के लिए बैठे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति है उससे प्रभावित होकर जो यहाँ आ रहे हैं उनका स्वागत है, और उसी रीति नीति से वो ढलकर अपना काम कर रहे हैं। यहाँ कुर्सी और सत्ता के लोभियों के लिए कोई जगह नहीं है, उनकी जगह है कांग्रेस है। और कांग्रेस जिसका बहिष्कार देश की जनता ने किया है, एक ऐसी पार्टी का बहिष्कार जो महिलाओं का अपमान करते आ रहे हैं, एक ऐसी पार्टी का बहिष्कार जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते आ रहे हैं, एक ऐसी पार्टी का बहिष्कार। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जो आपने सनातन का जिक्र किया, भगवान श्री राम का जिक्र किया, ठीक है मुक्ता जी, क्या यह वाकई एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि हमने देखा जो कुछ बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उन्होंने सनातन का जिक्र किया, उन्होंने प्रभु श्री राम का जिक्र किया। कोई तो ये तक कह चुके कि मैं आहत हुआ जब कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया। क्या वाकई एक बड़ी वजह ये सामने ये है? बिल्कुल सही भागीरथ जी। देखिए, ये लगातार हम लोग कह रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा जो है वो आस्था का मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसका बहुत फायदा बीजेपी को मिलेगा, और कांग्रेस जिस तरह से बैकफुट पे आई, जिस तरह से इनविटेशन को ठुकराया गया 22 जनवरी का, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। देखिए, इंडिया एक बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट इश्यूज काम करते हैं राजनीति में, चुनाव में। तो धर्म एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, हम लोग डिनाई नहीं कर सकते चाह के भी। तो राम मंदिर का आस्था का सवाल है, उससे बीजेपी को फायदा हुआ है। और कांग्रेस जिस तरह से उसने इनविटेशन ठुकराया था, उसके बाद आपको ध्यान होगा बयान लगातार यहाँ लोकल लेवल पे जीतू पटवारी और तमाम नेता कह रहे थे कि हम कार्यकर्ताओं को राम मंदिर ले जाएंगे दर्शन कराने, जनता को ले जाएंगे अयोध्या, राम यात्रा निकालेंगे। तो ये सब क्यों था? उसी चीज को, उसी खामियाजा को करने के लिए था। तो आप देखिए, राम मंदिर का मुद्दा है। बिल्कुल वाकई। लेकिन ठीक है राजकुमार जी, समय का में संक्षेप में, क्या वाकई कांग्रेस से जो एक समय में कहते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग अभी भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण अगर हुआ तो इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, लेकिन क्या वो हिंदुत्व से दूर होती जा रही है, इसलिए आपके नेता भी दूर होते जा रहे हैं? बिल्कुल हिंदुत्व से दूर नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप देख लीजिए, 3 चरण के चुनाव के बाद 4थे चरण तक उनके बयान बार बार बदलते गए। तो वो तो अब बार बार पहले क्या बोलते थे, बाद में क्या बोलते हैं और आगे क्या बोलेंगे, ये सारी स्क्रिप्ट उनकी जनता के सामने आ गई है। बदलाव और झूठ नहीं, ये सवाल इसलिए मैं भी कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नेता जो छोड़कर गए कांग्रेस से, उन्होंने ये कहा है, चाहे राधिका खेड़ा की बात कर लें, कोई दूसरे बड़े नेता की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन की बात करना और हिंदुत्व की बात करना, भगवान श्री राम की बात करने के कारण हमें इस तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा है। बिल्कुल नहीं, किसी को कोई प्रताड़ना नहीं मिली। जीतू पटवारी जी ने कहा कि हम राम मंदिर जाएंगे और बहुत लोग जाएंगे, क्यों उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? बहुत सारे लोग, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग वहां दर्शन करने गए, उसमें सुप्रिया श्रीनाथ जी, पवन खेड़ा जी। ठीक है, समय कम है। गुंजन जी, बेवजह आप इस भगवान श्री राम को और हिंदुत्व को यहाँ पर आप इस तरह के बीच में लाकर आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, इसकी कोई वजह नहीं है। ठीक है, संक्षेप में गुंजन जी बस। नहीं लगा रहे हैं, ये कांग्रेस ने स्वयं अपने आप इस चीज को सिद्ध किया है। जिस तरह प्रभु श्री राम का निमंत्रण ठुकराया, जिस तरह इन्होंने बहिष्कार किया, और सिर्फ राम मंदिर का बहिष्कार छोड़िए, जिस तरह इन्होंने शुरू से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके प्रभु श्री राम को इन्होंने काल्पनिक बताया हो, या बाबरी मस्जिद पे इन्होंने आंसू बहाए हो, या इनके अपने नेता ने उसकी पैरवी की हो, ये दर्शाता है कि ये हिंदुओं के खिलाफ खड़े हैं, ये राम मंदिर के खिलाफ। ठीक है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी को इससे फायदा तो हुआ है, क्योंकि बीजेपी 2 सांसदों से आज लगातार 10 सालों से केंद्र में सरकार बना के बैठी, कई राज्यों में सरकार है, लेकिन इससे कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ, मुझे लगता है इसके ऊपर एक अलग से डिबेट हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमान गुंजन जी, राजकुमार उपाध्याय जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गुमनामी को लेकर जिस तरह से जीतू पटवारी ने यहां पर बात कही है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे नेता बीजेपी में आए हैं कांग्रेस छोड़कर, उसमें से आज वो वाकई उस
तरह से दिखाई नहीं देते जिस तरह से कांग्रेस में दिखाई देते थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो भी आज कुछ ज्यादा जितनी महत्वता उनकी कांग्रेस में थी, आज इस वक्त बीजेपी में उससे ज्यादा उनकी महत्वता है। लेकिन जो गुमनामी की बात कर रहे हैं, इसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर हो रहा है जब बीजेपी में आ रहे हैं कांग्रेस के नेता। लेकिन इसका चुनाव में कितना असर होगा और 4 जून के जब रिजल्ट आएगा तो कौन जीतेगा कौन हारेगा और उसकी वजह यह कितनी बड़ी होगी कि जो नेता दल बदल कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।